विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजतंत्र और गणराज्य। तो देखिए, ईसा पूर्व छठी शताब्दी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काल में देश की राजनीतिक गतिविधियां सुसंगठित होकर अधिक विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल के पश्चात राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। भिन्न भिन्न जातियों के एक प्रदेश में बस जाने के कारण वे जनपद कहलाने लगे। अब जातीय या जन के स्थान पर जनपद या प्रदेश का महत्व बढ़ने लगा। राज्य की कल्पना जाति के स्थान पर भौगोलिक हो गई तथा लोग अब जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत में किसी का एक छत्र राज्य नहीं था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें से कुछ राजतंत्र व गणराज्य थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था। अपने जनपद की सीमा के विस्तार की भावना तथा पारस्परिक युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए तथा वे महाजनपद कहलाए। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से याद होता है कि तत्कालीन भारत में एक सार्वभौम सत्ता के अभाव में कई छोटे छोटे राज्य अपने राजनीतिक उत्कर्ष और प्रादेशिक विस्तार के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन राज्यों में से अधिकांश राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, परंतु कुछ में गणतांत्रिक शासन पद्धति थी। बौद्ध साहित्य से महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व एवं उनके समय में महाजनपदों के अस्तित्व का पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, जो सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। इन महाजनपदों का समय महात्मा बुद्ध के पहले माना जाता है। स्वयं महात्मा बुद्ध के समय में इनमें से कई अपनी स्वतंत्रता खोकर अन्य शक्तिशाली जनपदों में विलीन हो गए थे। कुछ नए राज्य स्थापित हो गए थे और कुछ का स्वरूप परिवर्तित हो चुका था। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर महाजनपदों का काल 8वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध तक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उन्हें षोडश महाजनपद यानी 16 महाजनपद के नाम से पुकारा जाता है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों एवं पुराणों में दी गई सूची के अनुसार इन राज्यों के नाम और उनकी राजधानियां अग्रलिखित हैं, जो आपको स्लाइड में नज़र आ रही हैं। और हमने उस समय का मैप के माध्यम से भी इन गणराज्यों की, इन महाजनपदों की स्थिति को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, ये गणराज्य जिसमें सबसे पहले अंग था और अंग की राजधानी चंपा, मगध जिसकी राजधानी राजगृह, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर, चैदी की शक्तिमती नगर, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिच्छत्रपुर, मत्स्य की विराटनगर, सुरसैन की मथुरा, अश्मक की पौतन, अवंती की महिष्मती, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुरा। अब देखिए, इन महाजनपदों में कुछ राजतंत्र शासन पद्धति को लेकर चल रहे थे और कुछ गणतंत्र के शासन पद्धति को लेकर चल रहे थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में
वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, मल और शाक्यों के प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनमें कोई वंश परंपरागत राजा नहीं था। राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित थी। प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र में लिखा है कि गणराज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने को राज्य का राजा समझता था। न कोई छोटा था न बड़ा, सभी समान थे। शासन और सरकार को चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों और व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था। राजतंत्र शासन प्रणाली के बारे में आपको पता है और इसकी चर्चा हम वैदिक काल में भी कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे गणराज्यों की शासन प्रणाली की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं, हम बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो सारे देश यानी गणराज्य का एक अधिपति होता था, जिसे गणपति, गणश्रेष्ठ, गणराज्य या संघ मुख्य कहा जाता था। इसका चुनाव किया जाता था। यह गणराज्य की जनता के नाम पर गणराज्य का शासन चलाता था। इसे राजा भी कह दिया जाता था। शाक्य गणतंत्र के गणश्रेष्ठ शुद्धोदन, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे, को राजा भी कहा जाता था। इसी प्रकार लिच्छवियों के गणपति चेटक के लिए भी राजा शब्द का उल्लेख मिलता है। गणपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। अब देखिए मंत्री परिषद। यह परिषद गणपति को शासन चलाने में महत्वपूर्ण राय देती थी। शासक वर्ग के लोग ही प्राय मंत्री परिषद के सदस्य बनाए जाते थे। यह एक प्रकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। इसकी सदस्य संख्या सामान्यतः 9 होती थी। इसकी नियुक्ति कैसे होती थी, यह विवाद का विषय है। अब देखिए परिषा। गणपति और मंत्री परिषद परिषा के प्रति उत्तरदायी होते थे। परिषा गणराज्य की मुख्य संस्था होती थी। इसे परिषद भी कहते थे। यह वर्तमान लोकसभा के ही समान थी। परिषा के सदस्यों का निर्वाचन जनता करती थी। परिषा के प्रतिनिधि यानी सदस्य भी राजा कहलाते थे। परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या पर आधारित रहती थी। लिच्छवी गणराज्य में परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या 7700 थी। इस संस्था की कार्य पद्धति और अधिकार कर्तव्य के बारे में हमें अधिक ज्ञान नहीं है। अब देखिए संस्थागार। परिषा की बैठक संस्थागार नामक भवन में होती थी। यह लोकसभा भवन के समान था। परिषा के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य और गणपति इसमें एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद तथा चर्चा करते थे। बहुमत और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। पक्ष विपक्ष में मत देने के लिए रंगीन शलाकाएं होती थी। संस्थागार में एक निश्चित संख्या में सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता था। आधुनिक युग में हम इसे कोरम कहते हैं। प्रस्तुत विषय में प्रत्येक सदस्य अपने विचार और मत प्रकट करने के लिए स्वतंत्र था। प्रस्ताव के पक्ष में रहने वाले मौन रहते थे। विपक्ष वाले ही अधिक बोलते थे। विवादग्रस्त विषय मत विभाजन यानी वोटिंग द्वारा तय होते थे। पक्ष विपक्ष से संबंधित रंगीन शलाकाओं को एक अधिकारी एकत्र करता था। उसे शलाका ग्राहपक कहते थे। शासन चलाने के लिए परिषा के सदस्य अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों का निर्वाचन करते थे। उनकी अनुशंसा पर ही मंत्री परिषद और गण मुख्य उनकी नियुक्ति करता था। संस्थागार में बैठने के स्थान को आसन कहते थे। जिस अधिकारी के ऊपर सभी सदस्यों को उचित स्थानों पर बैठाने का भार था, उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। अब देखिए सेना और पुलिस। गणराज्य की रक्षा के लिए एक सेना का गठन किया गया था। सेना के संचालन के लिए एक सेनापति होता था। उसकी सहायता के लिए कई सेनानी होते थे। सेनापति व सेनानियों की नियुक्ति गणराज्य की ओर से गणपति करता था। सेना की संख्या पर्याप्त होती थी। गणराज्य होने से संपूर्ण गण प्रजा युद्ध के समय सेना का साथ देती थी। नगरों व राजधानी की व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था।
पुलिस का मुख्य काम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। वह अपराधियों को पकड़ती थी। तत्कालीन साहित्य से पता चलता है कि वर्तमान पुलिस की भांति उस युग की पुलिस भी कभी कभी भ्रष्ट आचरण करती थी और लोगों से पैसे भी ऐंठती थी। अब देखिए अधिकारी एवं कर्मचारी। शासन का काम चलाने के लिए कई नागरिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इसमें अलग अलग श्रेणियां थीं। संथागार में काम करने वाले कर्मचारी, आसन प्रज्ञापक, गणपूरक, शलाका ग्राहपक आदि थे। अन्य अधिकारियों में महापात्र, व्यवहारिक, सूत्रधार आदि थे। संकट काल में गणराज्य के सभी नागरिक गणराज्य के सेवक माने जाते थे और उनसे सेवा ली जाती थी। न्याय व्यवस्था में गणराज्यों में न्याय व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था। छोटे छोटे झगड़ों तथा विवादों का निपटारा स्थानीय सभाएं कर देती थी। वैसे न्यायालय की भी व्यवस्था थी। परिषद, मंत्रिपरिषद, गणपति भी न्याय करने का काम करते थे। अब देखिए गणराज्यों को आय किस तरह से होती थी और टैक्स किस तरह से लगाए जाते थे। गणराज्य का शासन चलाने के लिए सारे गण के लोगों को कर देना पड़ता था। कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से भी कर लिए जाते थे। जुर्माना तथा राष्ट्रपति को मिलने वाली भेंट भी गणराज्य की आय मानी जाती थी। वनों, खदानों एवं अन्य कर साधनों से भी गणराज्य को आमदनी होती थी। शासन, गणपति, मंत्रिपरिषद, सेना, पुलिस आदि पर रकम खर्च की जाती थी। अब देखिए यहाँ की प्रशासकीय इकाइयाँ। समस्त गणराज्य शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों, जिलों, तहसीलों और गांवों में विभाजित था। कई जातियों ने मिलकर गणराज्य बनाए थे, जैसे कि वज्जी गणराज्य में 8 छोटे छोटे गण सम्मिलित थे। अतः आंतरिक शासन के मामले में उन्हें काफ़ी सुविधाएं प्राप्त थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में गणराज्यों की शासन प्रणाली और राजनीतिक जीवन की पूरी झांकी मिलती है। उनकी शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुसंगठित थी। जातक ग्रंथ, महापरिनिर्वाण सूत्र, ललित विस्तार आदि पुस्तकों में इनका अच्छा उल्लेख है। वैशाली का गणराज्य तो इतना सुशासित और सुसंगठित था कि भगवान बुद्ध अक्सर वहाँ जाया करते थे। उन्होंने उसकी खूब प्रशंसा की। महावीर स्वामी को भी लिच्छियों का शासन तंत्र पसंद था। गणराज्य सुशासित तो थे ही, परंतु इनकी अपनी कठिनाइयाँ भी थी। इनमें मत भिन्नता अधिक रहती थी। इसी कारण से इनका पतन हो गया। तो ये थे गणराज्य। अब आगे के हमने इस वीडियो में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों की चर्चा की है। यह महाजनपद राजतंत्रात्मक भी थे और गणतंत्रात्मक भी थे। राजतंत्र शासन पद्धति किस तरह की होती है, ये हम पूर्व वैदिक काल का जब अध्ययन कर रहे थे तब हम बता चुके हैं। अब इसके अलावा गणराज्यों की शासन पद्धति किस तरह की थी, इसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। अगले वीडियो में हम गणराज्यों के पतन के कारणों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।